की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स मैंने बेसिक क्लासेस से लिया है 7-8 से, और मुझे ऐसा लगा कि ये सारे पॉइंट्स हम सबों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी क्लास पर्पस से मैंने किसी खास क्लास के लिए ये वीडियो नहीं बनाया। हम सबों के लिए ये पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और ये एक सीरीज़ चालू किया मैंने। और साइंस का और सोशल साइंस के मैं वन लाइनर्स जितने भी ऑब्जेक्टिव हो एनसीईआरटी के, मैं सारे को कवर करूँगा। जितने भी 6 to 12 जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मैं धीरे धीरे सारे एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव्स डालूँगा, सोशल साइंस के और साइंस के। तो आप इस पर मैं साइंस के डालूँगा, और एक और मेरा दूसरा चैनल है और उस पर मैं सोशल साइंस के डालूँगा, सिर्फ वन लाइनर, ठीक है। और सारा एनसीईआरटी का होगा। आपको पता होगा कि हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जब खुद क्लास 7 के बच्चे को पढ़ाया तो हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने देखा कि इस क्लास 7 के साइंस से और सोशल साइंस से, हिस्ट्री से, एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन मेरे एनटीपीसी एग्ज़ाम में था। तो बहुत सारे चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सीरीज़ चालू किया। मैंने सोचा ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप सबों के लिए भी ज़रूरी होगा। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। और एक सीरीज़ होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को 1K तक पहुँचाइए। चलिए, तो एक सीरीज़ चालू किया है मैंने, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ ना, साइंस का बिल्कुल 6 to 12 तक के सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स मैं कवर करूँगा। जितने छोटे से छोटे पॉइंट हो सकते हैं सब कुछ कवर करूँगा। और ये जो है ये हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट। तो फ़िलहाल शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मुझे मिला है वो मिला पोषक तत्व, ठीक है। ये क्लास 7 और 8 से मैंने चूज किया है, ठीक है। तो पहला जो चीज़ मिला वो पॉइंट मिला हमको पोषक तत्व। मैंने बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था कि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो और हम जो है पूरा का पूरा चीज़ कवर कर सकें एक साथ, धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लेंगे। तो पोषक तत्व के बारे में हमें मिला, जो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि भोजन में उपस्थित जो विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, इन सब को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो सिंपल भोजन में जो भी हमको हमारे यूज का चीज़ होता है वो सभी पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको कुछ जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर मिला, वो मिला कि हरी पत्तियों को और किस नाम से जाना जाता है। हरी पत्तियों को भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या है, तो पत्तियों में भोजन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे खाद्य फैक्ट्री या भोजन उत्पादन का कारखाना कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद क्या मिला, इसके बाद हमें एक दूसरी पॉइंट मिली कि हरी पत्तियों में जो है वो एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, आपको पता होगा। और एक और चीज़, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए, और हरी पत्तियों में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन कुछ खास प्रकार का संरचना जो हरे रंग का होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब हरी पत्तियों में एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण में सक्षम बनाता है। मैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम बनाता है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण हरी पत्तियाँ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन था, उसमें तो मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि जो बच्चे क्लास 7-8 के वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगा और हम सब के लिए ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अगला मेरे पास नोट है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ये खैर आप सबों को पता होगा, हम सबों को ये चीज़ पता है, ठीक है।
चलिए अब आगे आगे देखते हैं। हमें पता है कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो कैसे करते हैं, ठीक है, उसको क्या चीज़ का ज़रूरत होता है भोजन बनाने के लिए। जैसे हमें अपने भोजन बनाने के लिए दाल, चावल, आटा, इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है एवं ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये सब पदार्थ उसको कच्चे पदार्थ के रूप में चाहिए होता है, तब पौधे जो हैं वो अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। क्या क्या, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है कि कच्चे माल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में पौधों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल क्लास 7, 8 में भी है और क्लास 10th में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किन की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, खनिज लवण और ऊष्मा के रूप में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण ये बिल्कुल क्लास 10th का पॉइंट है, ठीक है। तो आप हर क्लास के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और आप खुद भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि हो सकता है आप भी अपने बच्चों की जांच कर सकें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, परिभाषा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक परिभाषा हमने लिखा है, बिल्कुल 7-8 वाले किताब से हमने ये परिभाषा लिखा है, NCERT वाले से। तो हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और खनिज लवण के उपयोग से भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। और उस भोजन में मुख्यतः ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होता है। और इस भोजन बनाने के दौरान वह क्या करता है, O2 गैस मुक्त करता है। भोजन बनाने के दौरान O2 गैस मुक्त करती है और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये प्रकाश संश्लेषण का केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है। केमिकल रिएक्शन जिस प्रकार से होता है वो लिखा हुआ है कि किस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किस मात्रा में जल चाहिए होता है, तब जा कर के ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन रहा, ये प्रक्रिया में इस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, ये बच्चों के लिए काम आएगा कि पौधे जो है दिन को अपना भोजन तैयार करते हैं तथा O2 गैस मुक्त करते हैं, लेकिन पौधे जो है रात को पौधे भी CO2 गैस मुक्त करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह वे भी सांस लेते हैं और रात को वे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है रंध्र। रंध्र किसको कहते हैं, तो रंध्र के बारे में जानेंगे कि पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जितने भी पौधे होते हैं, तो जितनी भी पत्तियां हरी होती है या लाल होती है, तो आपको जब पत्तियां सूख जाएंगी तो वो छिद्र आराम से दिखने को मिल जाएंगे, या फिर आप पत्ती का ऊपरी कवच हटाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, इन रंध्रों का कार्य क्या है। रंध्रों का कार्य है कि पौधे जो है इन्हीं रंध्रों की सहायता से वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही इन्हीं के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा भी पाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का भी निर्माण होता है। तो अगर यदि अतिरिक्त जल का निर्माण होता है तो अतिरिक्त जल कहाँ जाता है, पौधे में से कोई छेद तो दिखता नहीं है, तो इन्हीं रंध्रों की सहायता से जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा, जैसे नीचे लिखे हैं कि पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। मतलब सूर्य की रोशनी से जब पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियां गर्म होती है और वहीं से गैस के रूप में अतिरिक्त जल का निकास करती है। तो ये जो रंध्र होते हैं, रंध्रों की सहायता से ही पेड़ पौधे जो हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दिन को ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। और अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे पाते हैं, तो ये क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है क्लास 7, 8 में भी, और हम लोग को भी क्या कि पौधे जो हैं किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं।
तो पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण ना करें तो क्या होगा? तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा और पृथ्वी पर के सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अब ठीक से लिख लेना, सारे पॉइंट को अच्छे से लिख लेना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो जितने भी प्राणी हैं उन्हें खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं धरती पर, पृथ्वी पर, वो सभी किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ ये पोर्शन। अब अगला चीज़ एक लिखा हुआ है कि गीली दीवारों पर या तालाब की चिकनी सतह पर हरे रंग के तंतु के पौधे दिखाई देते हैं और इन पौधों को हम शैवाल कहते हैं। क्योंकि अब शैवाल कहाँ, या तो आप गीली दीवारों पर देख सकते हैं अपने घरों में या फिर तालाब में देख सकते हैं। कैसा? तो हरे रंग का तंतु के आकार का पौधा होता है, छोटा छोटा, बिल्कुल इस प्रकार का, और उसको हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। शैवाल जो होता है वो स्वपोषी जीव होता है। अब जब स्वपोषी बोला है तो स्वपोषी किसको कहते हैं और ये स्वपोषी होता क्या है? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्वपोषी जानने के पहले हमें एक स्वपोषण जानना है। स्वपोषण क्या होता है? तो पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण क्या होता है? तो पोषण सिंपल में भोजन ग्रहण करने और विभिन्न क्रियाविधि के लिए उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ऊर्जा का विभिन्न चीज़ों में उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो पोषण की ऐसी प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की, भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव जो है, मतलब जो भी जीव हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यह प्रक्रिया जो है स्वपोषण कहलाती है। मतलब जब कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहेंगे, और वैसा जीव, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, स्वयं निर्माण करेगा, स्वयं संश्लेषित करेगा, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ नहीं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, स्वयं संश्लेषित करेंगे, उन्हें स्वपोषी कहेंगे। और जिस विधि द्वारा वे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे ले सकते हो आप, शैवाल ले सकते हो, कुछ जीवाणु भी जो है वो भी स्वपोषी हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा स्वपोषी किसको बोलते हैं। तो स्वपोषी के बाद जब हमने स्वपोषी पढ़ा तो क्या कोई और भी प्रकार का पोषण होता है क्या? या फिर जो हमने स्वपोषी पढ़ा तो स्वपोषी जीव, क्या कोई अन्य प्रकार के भी जीव होते हैं? तो हाँ, जीव और भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे दूसरा जीव है हमारे पास, दूसरे जो प्रकार के जीव है वो है परपोषी जीव। ठीक है, परपोषी जीव किसको कहते हैं? तो उसको पहले हम परपोषण पढ़ लेते हैं। तो परपोषण क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता, बल्कि अपने भोजन के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर करता है। तो पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। मतलब वो खुद भोजन का निर्माण नहीं करता। जैसे मनुष्य जो है भोजन निर्माण, हमें लगता है कि हम भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो है पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। हमें चावल चाहिए तो हम धान पर निर्भर करते हैं, हमें गेहूँ चाहिए तो गेहूँ के पौधे पर निर्भर करते हैं, दाल चाहिए तो अलग अलग पौधों पर निर्भर करते हैं, हरी सब्जियाँ चाहिए तो पादप से मिलेगा, मांस मछली चाहिए तो जंतु से मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो है अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसलिए हम जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों या जंतुओं या पादपों पर निर्भर होते हैं, वे परपोषी जीव कहलाते हैं। तो उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, उदाहरण के रूप में हमें दिया गया है क्या कि मनुष्य दिया गया है, जीव जंतु दिया गया है और यीस्ट दिया गया है, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो परपोषी हैं। तो परपोषी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम विषम पोषण कहते हैं। परपोषण जो है परपोषण को विषम पोषण के नाम से भी जाना जाता है।
अब जितने भी पौधे होते हैं क्या सभी स्वपोषी होते हैं? नहीं, कुछ पौधे जो हैं वो भी विषमपोषी होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है अमरबेल का पौधा। अमरबेल का पौधा जो है वो विषमपोषी है या परपोषी जीव है, क्योंकि ये अपना भोजन उस वृक्ष से ग्रहण करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं। मतलब जिस पर ये अमरबेल का पौधा लगा होता है उसी वृक्ष से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक विषमपोषी पौधा है या फिर परपोषी पौधा है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि कुछ पौधे भी परपोषी होते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है कि अमरबेल, रेफ्लेसिया, मिसल्टो ये सभी जो हैं ये परजीवी पादप हैं। अब ये सभी परजीवी पादप हैं। उसके बाद फफूंद, मशरूम ये जो दोनों हैं ये मृतजीवी पौधे हैं, मृतजीवी पादप हैं, मृतजीवी हैं। उसके बाद एक और है कि घटपर्णी या कलश पौधा या फिर वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, या फिर ब्लेडर वर्ट आदि ये जो है मतलब घटपर्णी है, कलश पौधा हो गया, ये वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सभी जो है ये वाटर रबर्ट हो गया, ये सभी जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं। मतलब भोजन के रूप में अगर उसके फूलों के पास, पत्तियों के पास कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ जाता है तो ये अपने भोजन के रूप में उन्हें ही ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पोषण की दो ही विधि पढ़ी, एक स्वपोषण और एक परपोषण। ठीक है, अगली वीडियो में हम मृतजीवी पोषण पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इन जीवों में, किन जीवों में मृतजीवी पोषण होता है, किन में परजीवी पोषण होता है, किस में सहजीवी पोषण होता है। तो ये सारा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया कि अमरबेल का जो पौधा है, रेफ्लेसिया जो है, मिसल्टो जो है, ये परजीवी पादप है और ये परजीवी पोषण करते हैं। ये मृतजीवी जीव हैं तो ये मृतजीवी पोषण करते हैं और ये कीटभक्षी पौधे हैं, मतलब भोजन के रूप में कीटों को ग्रहण करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है क्योंकि ये पहला वीडियो है। इसके बाद मैं वीडियो की सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें सारे एनसीईआरटी बुक को मैं कवर करने वाला हूँ। एक एक छोटा से छोटा चीज़ मैं कवर करके लाऊंगा। और एक दूसरा चैनल है जिस पर मैं सोशल साइंस के वीडियोज़ डालने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।